हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है उसका पार्ट 2 लेकर मैं आज आया हूं और जो जो मटेरियल प्रॉपर्टीज जो बचा हुआ है उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में मैंने देखा था प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये सभी के बारे में मैंने देखा था। प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने सबको देख लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था टफनेस, था ब्रिटलनेस, था रेजिलेंस था। ये सब को मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टफनेस के बारे में। तो टफनेस क्या होता है? तो टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। टफनेस क्या है? एक मटेरियल का ऐसा एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर और टू फ्रैक्चर पॉइंट। ये अप टू फ्रैक्चर केबल होगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा यहाँ से। तो टफनेस ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो एनर्जी, मैक्सिमम जो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक रीजन है उसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा उसी को हम टफनेस बोलेंगे। जैसे मैं कि आप लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मैं समझाऊं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेस ले लिया, यहाँ पे स्ट्रेन ले लिया। कुछ माइल्ड स्टील का जो डायग्राम था कुछ इस प्रकार आता था। तो ये हमारा था इलास्टिक रीजन। क्या था? ये था हमारा इलास्टिक रीजन। सॉरी, ये लाइन को रिमूव कर दीजिए आपने। ये हमारा इलास्टिक रीजन था और ये क्या था? ये हमारा प्लास्टिक रीजन था। ये हमारा था प्लास्टिक रीजन। ये हमारा प्लास्टिक रीजन था। तो टफनेस अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट कौन था? फ्रैक्चर पॉइंट हमारा सबसे लास्ट में जाकर होता है। यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो लास्ट में जो हमारा ये जो इसका जो एरिया होगा प्लास्टिक रीजन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट से लेकर फ्रैक्चर पॉइंट तक, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट और इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और यहाँ पर होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। पूरा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट से फ्रैक्चर पॉइंट तक जो हमारा रीजन होता है वो हमारा टफनेस कहता है। तो इसका जो डिफिनेशन यही था, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी। एनर्जी को कितना अब्सॉर्ब करेगा? ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब से कब हो रहा है? जब हमारा प्लास्टिक रीजन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट तक तो इतना जितना जो इसका अंदर जो इतना एरिया हुआ, इसका एरिया जब हम इसको निकाल लेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द टफनेस। क्या देगा? टफनेस देगा। ये हमारा क्या देगा? टफनेस देगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा हुआ। नेक्स्ट है टफनेस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड बेंडिंग और द एप्लीकेशन ऑफ शियर और स्ट्रेसेस विदाउट बेंडिंग। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल वो अपना रेजिस्ट करेगा बेंडिंग को, और जो शियर जो स्ट्रेस लेगा उसको शियर स्ट्रेस लेगा विदाउट बेंडिंग, मतलब बिना मुड़े हुए झुके हुए, उसमें क्या होगा? उसमें उस मटेरियल अपना आप को वो बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा, विथस्टैंड करेगा। क्या करेगा? बेंडिंग को विथस्टैंड करेगा। जैसे एग्जांपल में हम कॉपर के बारे में देखते हैं कि एक्सट्रीमली कॉपर क्या होता है? एक्सट्रीमली टफ होता है, क्योंकि उसको कॉपर का जो भी चीज बना हुआ हो, वायर हो या कोई भी मटेरियल बना हुआ हो, उसे हम कितनों भी तोड़ेंगे मडोड़ेंगे तो उसमें हमारा वो उसका फ्रैक्चर जो होता है बहुत कम होता है। फ्रैक्चर बहुत मतलब कुछ देर बाद टूटता है, बट उसमें इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ अब उसमें जब बेंडिंग करते हैं तब जाकर टूटता है। बट इन द केस ऑफ कास्ट आयरन, जब इसमें जिसका जब एप्लीकेशन में बेंडिंग एप्लीकेशन में यूज करूंगा तो ये कास्ट आयरन वहां पे हमारा
सुटेबल नहीं होगा, वहां पर ये ब्रेक कर जाएगा, कास्ट आयरन क्या कर जाएगा, वहां पर ब्रेक कर जाएगा। लेकिन कॉपर क्या है, वो एक्सट्रीमली टफ होता है, उसकी टफनेस ज्यादा होती है। टफनेस कहने के ज्यादा होती है मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक जो हमारा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उसी को हम टफनेस बोलेंगे। तो ये आपका था टफनेस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस के बारे में। तो जैसे ब्रिटलनेस के बारे का एग्जांपल मैंने इजिली एग्जांपल जो दिया था चॉक के बारे में, जो हमारा चॉक होता है, चॉक और सल्फर बोल सकते हैं, सल्फर इसका बेस्ट एग्जांपल है। इस ब्रिटलनेस में क्या होता है कि इसमें हम जब जैसे ही स्ट्रेस या लोड देते हैं तो जो मटेरियल होता है, स्पेसिमेन होता है, वो सडनली उसमें फेल्यूर आ जाता है, सडनली वो टूट जाता है। वो अपना कुछ उसके पास नो प्लास्टिक रीजन, कोई उसके पास प्लास्टिक रीजन नहीं होता। जैसे ही उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, उस पर लोड लगाते हैं, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, बट लिटिल डिफॉर्मेशन होता है। लिटिल डिफॉर्मेशन कहने का मतलब नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होता है बट ना के बराबर डिफॉर्मेशन होता है। और जैसे ही वो मटेरियल प्लास्टिक रीजन में जाना ही चाहता है कि वो सडन फेलियर हो जाता है। सो ब्रिटलनेस हैज नो प्लास्टिक रीजन, इसके पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। ब्रिटलनेस हैज ओनली इलास्टिक रीजन। और चलिए इसको हम डिफिनेशन पे देखते हैं कि ब्रिटलनेस क्या होता है। तो ब्रिटलनेस इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ फ्रैक्चर विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन एंड हेंस इट इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। तो मैंने ये जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि ब्रिटलनेस उसको कहते हैं जो जिसका फ्रैक्चर पॉइंट था विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, कोई बिना डिफॉर्मेशन दिए हुए ही वो अपना फ्रैक्चर पॉइंट वो अपना गेन कर लेता है। फ्रैक्चर पॉइंट गेन करने का मतलब वो ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, उसमें विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, कोई हल्का हल्का माइन्यूट सा डिफॉर्मेशन दिखाकर भी ना दिखाकर भी वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका बोलते हैं ब्रिटलनेस। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट कर रखा है, हेंस इट इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। और क्या है ये, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का ठीक उल्टा है। डक्टिलिटी में क्या देखते थे कि हमारा डिफॉर्मेशन होता था जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते थे फ्रैक्चर पॉइंट तक, उसका डिफॉर्मेशन होता था। डक्टिलिटी में हमारा इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन दोनों मिलता था स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम में, और मेलेबिलिटी में ही मिलता था। बट ये यहाँ पे ब्रिटलनेस में हम देख रहे हैं कि इसका तो डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, डिफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं हो रहा है बट लिटिल हो रहा है, उसको नेग्लिजिबल बोलेंगे, और अपना फ्रैक्चर पॉइंट वो गेन कर ले रहा है। बट इन द केस ऑफ डक्टिलिटी वी हैव सीन दैट द डिफॉर्मेशन इज अकर अप टू फ्रैक्चर पॉइंट when we applied a tensile force। जब उसमें हम टेंसाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स लगा रहे थे तब उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा था। और मेलेबिलिटी में क्या केस में क्या देख रहे थे, वहां पर कोई पुश फोर्स लगा रहे थे, मींस कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, तब वहां पे उसका डिफॉर्मेशन हो रहा था मटेरियल का। अपॉन हैमरिंग भी इसको बोलते हैं कि अपॉन हैमरिंग जो मटेरियल था वो थिन शीट में कन्वर्टेड हो रहा था, तो उसमें मेलेबिलिटी था। तो ठीक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्रिटलनेस हमारा है वो ठीक अपोजिट है डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटल मटेरियल विल फ्रैक्चर विथ लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल, जो मैंने कुछ देर पहले बताया वही पॉइंट है। दैट इज इट इज सडन फेल्योर। इसमें क्या है, अचानक से मटेरियल टूट जाता है। जैसे कि सल्फर है, सल्फर का एक मैंने उसका एक क्या बोलते हैं ढेला ले लिया, या उसको बोलते हैं स्टोन ले लिया, सल्फर स्टोन ले लिया। एक उसका सल्फर आप लोग देखे होंगे बाजार में इजिली अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, हाउस होल्ड में भी बहुत सारा इसका काम आता है। तो सल्फर को जैसे ही लेता है और अपन हैमरिंग उस पे करेंगे, अगर हैमरिंग उस पे करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। मींस डिफॉर्मेशन करने का मतलब वो अपना शेप एंड साइज चीज नहीं करेगा, मींस उसमें कोई उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर था उसमें अपना चेंजेस नहीं आएगा, बट उसका फेल्यूर हो जाएगा। मतलब डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ ब्रिटलनेस के बारे में। जैसे कि एक बहुत ही एग्जाम में पूछा था कास्ट आयरन कैसा मटेरियल, तो कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है, कोई पूछा कास्ट आयरन जो हमारा यूज होता है जनरली, कास्ट आयरन का मशीन लेथ बेड में यूज होता है। जो लेथ का जो बेड होता है, जो बेस होता है, लेथ मशीन आप लोग वर्कशॉप में देखे होंगे, जो कास्ट आयरन का बना हुआ था। और बहुत सारे मटेरियल हैं लाइक पिस्टन वगैरह भी कास्ट आयरन का ही बना होता है, तो ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है एक नोट यहाँ पर पॉइंट है, इलोंगेशन लेस देन 5% इज कंसीडर्ड एज ब्रिटल मटेरियल। और जिसका इलोंगेशन 5% मींस इलोंगेशन हम निकालेंगे, पिछले वीडियो में मैंने परसेंट इलोंगेशन निकालना बताया था, दैट इज ई फाइनल
EL फाइनल मीन्स जो लेंथ हमारा फाइनल हुआ, सॉरी, जो हमारा लेंथ फाइनल होता है, जो L फाइनल माइनस L ओरिजिनल बाई L ओरिजिनल इंटू 100 करते थे। तो इसी से हम परसेंटेज इलोकेशन, जिसका परसेंटेज इलोकेशन 5% से लेस निकलेगा, मींस 5% से किसका लेस निकलेगा, वो हमारा ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा, और जिसका इलोंगेशन 5% से ग्रेटर देन होगा वो डक्टाइल मटेरियल हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट है हम बात करेंगे ब्रिटलनेस के बारे में। ब्रिटलनेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट है हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस के पहले जानने के पहले, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं कि नॉर्मली जो कोई भी पार्ट्स ऑफ मशीन हो या पार्ट्स ऑफ जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल होते हैं लाइक कार, बस, ट्रक्स, बोलते हैं इस पे स्क्रैच आ गया। मीन्स उसका कहने का मतलब, स्क्रैच आने का मतलब कि वो मटेरियल उतना हार्ड नहीं था, दैट्स वाई उस पे स्क्रैचेज आ गया। मीन्स कि मटेरियल अगर इफ द मटेरियल इज हार्ड देन a scratch is not appear on that part of a machine or a particular object। जब उस मटेरियल वो हार्ड रहता तो उस पे हम स्क्रैच नहीं आने देते। मीन्स कहने का मतलब हार्डनेस है वो ये बताता है कि उस वो स्क्रैचेज को, एब्रेशन को, इंडेंटेशन, स्क्रैचेज और एब्रेशन, ये सब एक प्रॉपर्टी है जो हार्डनेस से रिलेटेड है। तो स्क्रैच तो आप लोग समझ लो कि स्क्रैच मींस उसमें कुछ रगड़ देते हैं या खरोच देते हैं तो उससे स्क्रैच आ जाता है। इंडेंटेशन उस प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब किसी भी हम एक मटेरियल में कांटी ठोक रहे हैं तो वो कांटी जो नेल वहां पे अंदर जाएगा, किसी भी स्पेसिमेन में नेल जा रहा है अंदर में, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन और स्क्रैचेस को रजिस्ट करेगा जो प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन प्रॉपर्टी हम लोग जाने कि नेल में पाया जाता है, स्क्रैचेस वगैरह होता है। तो हम लोग डिफिनेशन पे हम देखेंगे कि हार्डनेस इज द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या होगा इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मींस स्पेसिमेन अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में अपना कभी नहीं आएगा। तो यूजुअली बाय इंडेंटेशन और स्क्रैचेज, और इट इज टर्म एज टू रेसिस्ट स्क्रैचिंग और अब्रेशन और कटिंग। जैसे कि कुछ देर पहले बताया कि क्या करे, रेसिस्ट करेगा स्क्रैचिंग को, अब्रेशन को और कटिंग को। और हार्डनेस जो मेजर करने के लिए 3 प्रोसेस हैं, जो कौन सा स्पेसिमेन, कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है, और मटेरियल जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कितना हार्ड है, उसको टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट है। एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, दूसरा है ब्रिडनल हार्डनेस टेस्ट, और तीसरा है विक्टर मेयर्स हार्डनेस टेस्ट। ये क्या है, टू मेजर हार्डनेस, ये हार्डनेस मेजर करने के लिए आते हैं। तो आप लोग तीनों का नाम याद रखेंगे, और ये तीनों को आप लोग को पढ़ना है। बट अगर इन डेप्थ जाऊंगा तो इसको पढ़ना है, बट आप लोग के सिलेबस में ये मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल एक चैप्टर है, अलग सा एक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल चैप्टर है। वहां पर हम डिफरेंट टेस्टिंग देखेंगे, लाइक यूटीएम मशीन में हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग का वहां पर अलग सा चैप्टर ही है। यहाँ पर डायमंड है जो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है इन द वर्ल्ड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है इस वर्ल्ड में। आज जो दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे हार्ड मटेरियल है, वो हमारा क्या है, डायमंड है। तो ये हुआ हमारा हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फटीग। फटीग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और फटीग का आप लोग ज्यादा एप्लीकेशन जाकर 6th सेमेस्टर में देखेंगे, 5th और 6th सेमेस्टर में जब आप लोग मशीन डिजाइन पढ़ेंगे। फटीग जो डिजाइन एप्लीकेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और फटीग बहुत सारे मटेरियल के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है। तो देखेंगे हम लोग फटीग के बारे में। तो फटीग के बारे में देखने से पहले हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल पे जब हम उस पे लोड लगाएंगे, कैसा लोड लगाएंगे, जब फ्लक्चुएटिंग लोड हो, मींस वो लोड वेरी कर रहा है, कभी 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो कभी उस पे 10 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो कभी 15 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो कभी 2 न्यूटन का लोड लग रहा है। मींस लोड वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, रिपीटेड लोड है। रिपीटेड लोड कहने का मतलब 5 किलो न्यूटन, ऐसे 5 मिनट के लिए लगा 5 किलो न्यूटन, फिर उसके बाद 10 किलो न्यूटन। मींस रिपीटेड लोड भी हो और फ्लक्चुएटिंग भी हो, मतलब चेंज लोड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस पर लोड या स्ट्रेस लगाएंगे किसी भी मटेरियल पे, तो वो क्या करेगा, उस वक्त अपना कैरेक्टरिस्टिक जो बिहेवियर होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज होगा, वो अपना क्या करेगा, अलग अपना बिहेवियर डेवलप कर लेगा।
ऐसे जब किसी भी मटेरियल को जब फ्लक्चुएटिंग लोड हो, लोड चेंज हो रहा है, उस पर हम स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उस पर जो मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर है वो अपना चेंज करेगा, उसको अपना नया एक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा अपने आप अंदर में, जो कि डिफरेंट होगा जब हम उस मटेरियल पे स्टेडी लोड लगाएंगे। स्टेडी लोड लगाने का मतलब एक कांस्टेंट लोड लगाए हुए रहेंगे, उस टाइम का जो उसका जो प्रॉपर्टी होगा मटेरियल का, और जो हम फ्लक्चुएटिंग लोड लगाएंगे उस टाइम का जो प्रॉपर्टी होगा, दोनों में चेंजेस होगा। मींस in the case of a steady load we have a different property, and in the case of fluctuating loads or repeated loads we have got different properties of material that is different from the material under the steady load। ये दोनों में अंतर होगा। तो इसी आधार पे हम फटीग को बोलेंगे कि फटीग इज अ फिनोमेनन, एक क्या है कि फिनोमेनन है, ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की दैट लीड्स टू फ्रैक्चर। क्या होता है, इसमें फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर मींस ब्रोकन, मटेरियल क्या करेगा, टूटेगा अंडर द रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। क्या कब टूटेगा, जब इस पे हम रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगाएंगे। रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग का मैंने बता दिया कि इस पे जो वैरिंग लोड लगाएंगे और रिपीटेड लगाएंगे मींस लगातार लगाएंगे, एंड दैट स्ट्रेस हैज मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। और कब किसी मटेरियल कब टूटेगा, जब रिपीटेड लोड लगा रहे हैं और मटेरियल टूट गया, तो वो कब टूटेगा, उस पर कौन सा स्ट्रेस लगाएंगे, तो वो स्ट्रेस का जो वैल्यू होना चाहिए, वो स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। उस मटेरियल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे कम होगा, तब वो मटेरियल फ्रैक्चर करेगा, ब्रोक करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फटीग। तो fatigue is the phenomenon that leads to the fracture under the repeated or fluctuating stresses, and that stress has maximum value is less than the tensile strength of the material under the steady load। हाँ, जो स्टेडी लोड में लग रहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस कहने का मतलब जो जब हम एक कांस्टेंट लोड लगा रहे हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का, मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस और जो रिपीटेड स्ट्रेस लगा रहे हैं उसका जो वो मैक्सिमम वैल्यू उसका कम होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, तब मटेरियल फ्रैक्चर करेगा। उस फ्रैक्चर करेगा मटेरियल के जो प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल क्या करेगा, फ्रैक्चर करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी कारण, तो प्रॉपर्टी है फटीग। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग के बारे में, फटीग फ्रैक्चर इज अ प्रोग्रेसिव। फटीग प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेसिव है, मींस ये स्टीडली धीरे धीरे ही बढ़ते जाता है। Its failure began as a minor crack that grow under the action of fluctuating action। फटीग क्या है कि एक प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब कि स्टेडी एंड स्लोली धीरे धीरे इसका ही मतलब कि सडनली, जैसे इन द केस ऑफ ब्रिटलनेस वी हैव सीन दैट द सडन फेल्योर मींस जो स्पेसिमेन था वो अचानक से टूट जा रहा था, बट फटीग में हम देखेंगे जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगाएंगे तो वो अचानक से मटेरियल हमारा फेल्योर नहीं होगा। वो मटेरियल कब फेलियर होगा, धीरे धीरे होगा, मींस पहले उसमें क्या आएगा, मटेरियल में पहले वो क्रैक उसमें आने लगेगा, क्रैक आने लगेगा, फिर अंडर स्टेडी और रिपीटेड स्ट्रेस लगाएंगे, उस पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगाएंगे या लोड लगाएंगे, तो वो क्रैक क्या होगा, बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते एटलास्टली वो स्पेसिमेन है जो मटेरियल है वो टूट जाएगा। तो इसका ये मतलब था फटीग फ्रैक्चर का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आप लोग 6th सेमेस्टर में जाके आप लोग पढ़ेंगे क्रीप के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे क्रीप मटेरियल जाने के पहले हम लोग एक एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड होता है, कोई भी टीचर वगैरह जो पढ़ाता है तो यहाँ पे बोर्ड होता है, और कुछ यहाँ पे एक डेस्क होता है जिसपे टीचर लोग इस पे ऊपर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, ये टीचर हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये मटेरियल कुछ बना हुआ वुड के या रड का बना हुआ होता है, मटेरियल वुड या रड का बना हुआ होता है, ठीक। तो देखते होंगे कि जब हम लोग जब देखते होंगे कि 1 ईयर इसका गैप हो जाता है तो कुछ यहाँ से ये झुकना स्टार्ट कर देता है, क्या है, ये बेंड होना स्टार्ट करता है। आफ्टर 5 इयर्स ये और कुछ झुक जाता है, ठीक। आफ्टर 10 इयर्स ये क्या होता है, एट लास्ट ये ब्रोकन डाउन, टूट जाता है। तो एक इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रीप, ठीक, क्रीप बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने क्या बताया, 5 साल, 10 साल, 16 साल,
क्या था, टाइम डिपेंडेंट था, मीन्स ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स कि 1 आवर 2 आवर नहीं, और मतलब सालों साल होता है, मतलब टाइम वो स्पेसमेन पर डिपेंड करता है कि वो 5 मिनट में टूटेगा 10 मिनट में, वो स्पेसमेन पर डिपेंड करेगा, मीन्स उसमें टाइम का मेजर रोल रहेगा। क्या है ये, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये तो परमानेंट डिफॉर्मेशन है। क्या इसको मैं अब अगर इसमें से ये टीचर यहाँ से उतर गए तो क्या ये अपने आप यहाँ पर ऊपर जाएगा? नहीं, ये क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है। तो इसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। इट इज डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड मतलब कि टीचर आ रहे थे, रोज टीचर 50 केजी का इनका वेट था, तो रोज आ रहे थे, 50 केजी का वेट यहाँ पर लग रहा है, हमेशा लग रहा है, 5 साल से लग रहा है, 10 साल से लग रहा है, तो धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मेशन होते रहा। मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट लोड और स्ट्रेस, कांस्टेंट लोड लग रहा था और स्ट्रेस लग रहा था 50 केजी का, एंड इट बिकम्स इंपोर्टेंट टू ए टेम्परेचर बियॉन्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अगर ज्यादा होगा तो ये इसका टेम्परेचर इंपोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा टेम्परेचर पे ये अपना डिफॉर्मेशन दिखाएगा। तो सबसे क्रीप के बारे में हम लोग जाने कि इट इज डिफाइंड एज द time dependent permanent deformation of material when subjected to constant load or stress, and it becomes important of a temperature beyond recrystallization temperature। तो ये था हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रीप। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिलियंस, दैट इज आल्सो ए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। तो सबसे पहले रेजिलियंस जाने के पहले हम टफनेस हम लोग जान चुके हैं। तो रेजिलियंस इज क्लोजली रिलेटेड टू टफनेस। रेजिलियंस क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है टफनेस से, ठीक। तो रेजिलियंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म एंड देन अपॉन अनलोडिंग दिस एनर्जी रिकवर्ड। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था टफनेस के बारे में कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, तो यहाँ पर जो हमारा इलास्टिक रीजन था, ये हमारा क्या था, इलास्टिक जो रीजन था, इलास्टिक रीजन था, और ये हमारा क्या था, प्लास्टिक रीजन था अप टू दिस फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें टफनेस क्या था, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हो रहा था अंडर दिस एरिया गिव्स द टफनेस ऑफ मटेरियल। बट इन द केस ऑफ रेजिलियंस वी हैव सीन दैट it is the capacity of material to absorb energy when it is elastically deformed। क्या है, इलास्टिकली डिफॉर्मेशन इसमें हो रहा है, मींस इलास्टिक रीजन में हो रहा है, ऑन एंड अपॉन लोडिंग इट गेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन और रिकवरेबल है। मतलब कहने का मतलब कि इस एरिया अंडर दिस इलास्टिक रीजन गिव्स आवर रेजिलियंस। इसके अंदर के एरिया क्या देगा, हमारा रेजिलियंस देगा। एरिया अंडर द इलास्टिक रीजन गिव्स द रेजिलियंस देगा, और एरिया अंडर दिस कर्व क्या देगा, हमारा टफनेस देगा। ये क्या देगा, टफनेस देगा, ये हमारा टफनेस देगा। तो यही इसका डिफिनेशन है। रेजिलियंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी व्हेन इट इज इलास्टिकली डिफॉर्म्ड एंड देन अपॉन लोडिंग दिस एनर्जी रिकवरेबल। मींस रिकवर्ड, जब अनलोड करेंगे तो एनर्जी जो ऑब्जर्व करेगा वो फिर से अपने आप वापस में जो एनर्जी इतना ऑब्जर्व किया था ओरिजिनल में आ जाएगा जितना था। तो रेजिलियंस इसी को बोलेंगे। एक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहने का मतलब जब पर यूनिट वॉल्यूम लगा देंगे, किसी में पर यूनिट वॉल्यूम लगा देंगे तो उस मॉडुलस उसका कहला जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मैंने यहाँ पर पॉइंट एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इज द, और रेजिलियंस से जो जुड़ता प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, एक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मैंने जैसे बताया कि पर यूनिट वॉल्यूम हुआ तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा। रिक्वायर्ड टू स्ट्रेन मटेरियल फ्रॉम ए अनलोडेड अप टू ए पॉइंट ऑफ यील्डिंग। यील्ड पॉइंट हमारा ये होता है, अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट बोला जाता है। मैंने बोला है आप लोग के लिए कि एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर पे, वहां पे हम लोग ब्रीफली जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया। एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द रेजिलियंस, मींस इलास्टिक रीजन के अंदर एरिया हमारा रेजिलियंस देगा, और जो प्लास्टिक रीजन होता है उसके अंदर एरिया टफनेस देगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो सिंपल डिफिनेशन में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में जाने तो है हमारा द पुलिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए मटेरियल। कोई मटेरियल को हम खींचे, ठीक, उसको हम पुल किए, टेंसाइल फोर्स लगाएं, तो मटेरियल जो जिस स्ट्रेंथ पे टूटा, जो मटेरियल जो पुलिंग स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेंथ लगाएं, ठीक, उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे, उसी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं। और मटेरियल वो ब्रेक कर गया, जो उस मटेरियल को तोड़ने में जो पार्टिकुलर हम एक मटेरियल सेलेक्ट किए और उसमें एक पुल फोर्स हम लगाए,
तो उस मटेरियल को तोड़ने में जो हमारा जो स्ट्रेंथ लगा, जो हमारा फोर्स लगेगा, उसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, सिंपल में बोलूं तो। नेक्स्ट है, और इसको कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड, मींस हमारा हम धीरे धीरे यहाँ पर मटेरियल को इतना हम स्ट्रेच किया नहीं टूटा, इतना किए नहीं टूटा, इतना किए नहीं किया, मतलब मैक्स, मतलब अप टू कोई एक पॉइंट आएगा, अप टू दैट पॉइंट मींस मैक्सिमम लोड लगाएंगे, मैक्सिमम हम फोर्स लगाएंगे, मैक्सिमम लोड लगाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस लगाएंगे, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक, तो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टोटल लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। इसका यूनिट होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक, ये क्या है, डक्टिलिटी बताता है कि कौन मटेरियल कितना डक्टाइल है, जिसका ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही डक्टाइल होगा। ठीक, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन पी से लोड अपॉन एरिया होता है, मींस एरिया जब स्पेसिमेन का कम होगा तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस वहां पर ज्यादा रिक्वायर होगा। तो मींस कहने का मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ था, मैक्सिमम लोड, जो हमारा मैक्सिमम लोड था अपॉन एरिया है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेस जो हमारा लगेगा, अगर एरिया स्पेसिमेन का कम होगा तो यहाँ पर हमारा ज्यादा वहां पर स्ट्रेस हमारा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, और जिसका एक टेस्टिंग है टेंसाइल स्ट्रेंथ को मतलब कितना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसमें टेंसाइल फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ उसमें जनरेट होगा, उसमें एक टेस्टिंग रहता है। जैसे हार्डनेस में हम लोग देखे थे कि टेस्टिंग पढ़ते थे पार्टिकुलर मटेरियल का हार्डनेस मेजर करने के लिए, उसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ में है, उसको बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट, जो यूटीएम मशीन पे करते हैं, जनरली यूटीएम मशीन पे करते हैं। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसी को यूटीएम बोलते हैं, और इस पे हम टेंसाइल टेस्ट बोलते हैं। तो जनरली आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा मशीन पे करते हैं, यूटीएम पे। तो ये था पार्ट 2 आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में था। और नेक्स्ट पार्ट में आपका पूरा जो प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, थर्ड सेमेस्टर जो एसपीटी आपका जो सिलेबस दिया है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक अपने टाइमलाइन में जरूर पोस्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।